हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं पंकज कुमार आपको मध्यकालीन इतिहास से संबंधित अगली कक्षा लेकर उपस्थित हूँ। हम लोग मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत मुगल काल के बारे में अध्ययन कर रहे थे और मुगल काल को हम लोग उस समय दो भागों में विभाजित किया था। एक तो शक्तिशाली मुगल बादशाह कौन कौन से थे, उन्होंने अपने साम्राज्य विस्तार में क्या करते हैं और उन्होंने अपने साम्राज्य को किस स्तर तक ले जाते हैं। उसके बाद दूसरा जो भाग हमने बताया था कि जो उत्तरकालीन मुगल बादशाह है, उत्तरकालीन मुगल बादशाह की बात की जाए तो वे मुगल बादशाह होते हैं जिन्होंने अपने साम्राज्य को पतन की तरफ ले जाते हैं। उनमें कह सकते हैं जो दूरदृष्टि सोचने की क्षमता थी ये कि इस चीज़ की कमी थी, जबकि जो शक्तिशाली मुगल बादशाह होते हैं उनमें ये जो दूरदृष्टि की शक्ति होती है, सूझने सुझाव बुझाव और ये सब अधिक होने की वजह से उन्होंने अपने साम्राज्य को चरमोत्कर्ष पर ले जाते हैं। आज की कक्षा में हम औरंगजेब के बारे में बात करेंगे। औरंगजेब वही होते हैं जो शक्तिशाली मुगल बादशाहों के क्रम में देखा जाए तो सबसे आखिरी जो बादशाह होते हैं वह औरंगजेब होते हैं। अगर औरंगजेब की कार्यकाल की बात की जाए तो इनका कार्यकाल होता है 1658 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी के बीच औरंगजेब का कार्यकाल होता है। जब शाहजहां जब जीवित थे उन्होंने अपने शासनकाल के दौरान ही अपने जो उत्तराधिकारी होता है दारा सिकोह को नियुक्त करते हैं। क्या होता है? दारा सिकोह को नियुक्त करते हैं। उन्होंने जैसे जब वो 6 सितंबर 1657 ईस्वी को क्या होता है 6 सितंबर 1657 ईस्वी को बीमार हो जाते हैं। बीमार होने के क्रम में उसके पश्चात भी वे 8 वर्ष तक जीवित थे। 8 वर्ष तक जो शासनकाल होता है दारा सिकोह उसका संचालन करते हैं और जो उत्तराधिकारी नियुक्त करते हैं दारा सिकोह को नियुक्त करते हैं। उन्होंने अपने जीटीजी या कह सकते हैं जो शाहजहां थे उन्होंने अपने जीवन काल के ही दौरान अपने जो चारों पुत्र थे, चारों पुत्रों को 4 जगह की जागीरें प्राप्त करते हैं कि ताकि वे उन अन्य स्थानों की जो जागीरें हैं उनका संचालन कर सके और उसका विस्तार कर सके। वे 4 जगह की जागीरें कह सकते हैं। कौन कौन से जागीरें होते हैं, किस जागीर को किस जो शहजादे होते हैं उनको दिया जाता है, इसके बारे में बात किया गया था। देखिए, जो पंजाब का सूबा होता है, पंजाब का सूबा का मतलब यही होता है कि जो पंजाब होता है पंजाबी के पास दिल्ली क्षेत्र होता था। आप इसको कह सकते हैं केंद्रीय जो क्षेत्र होता है वो मिलता है दारा सिकोह को। दारा सिकोह को इस वजह से मिलता है क्योंकि वह ज्येष्ठ पुत्र थे और जो शाहजहां थे, शाहजहां की मंशा थी कि उनका जो ज्येष्ठ पुत्र है वही अगला शासक नियुक्त हो। और दूसरा जो क्षेत्र होता है बंगाल का क्षेत्र, क्या होता है? बंगाल का जो सूबा होता है उसके नियुक्त किया जाता है शाह सुजा को। कौन? शाह सुजा को बंगाल क्षेत्र का सूबा नियुक्त किया जाता है। और गुजरात जो क्षेत्र होता है, क्या होता है? गुजरात का जो क्षेत्र होता है उसका सूबेदार नियुक्त किया जाता है मुराद बख्श को। किसको? मुराद बख्श को। और जो काफ़ी चर्चित या कह सकते हैं काफ़ी विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ जो दक्कन का क्षेत्र होता था या दक्षिण भारत का क्षेत्र होता था, उस क्षेत्र का सूबेदार नियुक्त किया गया औरंगजेब को। किसको? औरंगजेब आलमगीर को। शाहजहां के शासनकाल के दौरान ही उसमें देखा जाए तो गुजरात और जो दक्कन का क्षेत्र होता है वहाँ पे अकाल पड़ जाता है। अकाल पड़ने के दौरान गुजरात क्षेत्र का मुराद बख्श को वहाँ का सूबेदार नियुक्त किया जाता है। उस क्षेत्र का संचालन करने के लिए वहाँ जो उस समय अकाल पड़ा था वहाँ के अकाल की समस्याओं को समाधान करने के लिए और अपने प्रजा के साथ तालमेल बनाने के लिए इस वजह से वहाँ का सूबेदार उनको नियुक्त किया जाए। और जो औरंगजेब होते हैं इनको यहाँ का सूबेदार नियुक्त किया गया। ये यहाँ पे 2 बार कह सकते हैं 2 बार सूबेदार नियुक्त होते हैं। एक बार तो 1644 में, एक बार दूसरी बार जो होते हैं ये 1652 से लेकर 1657 ईस्वी के बीच औरंगजेब दक्कन में दूसरी बार सूबेदार नियुक्त होते हैं। ये होता है। ये तो आपको कल की कक्षा में बताया गया था। आज की कक्षा में हम बात करेंगे जो औरंगजेब होते हैं या कह सकते हैं अंतिम शक्तिशाली मुगल बादशाह जो औरंगजेब होते हैं, वे चाहते थे कि अपने जो उनका साम्राज्य जो उनका जो पिता होते हैं उनके शाहजहां, उन्होंने अपने साम्राज्य को छोटे छोटे भागों में विभक्त कर दिए या अपने चारों पुत्रों को अलग अलग क्षेत्र का सूबेदार नियुक्त कर सकते हैं। जब अलग अलग क्षेत्रों का नियुक्त किया जाएगा तो जो उनका क्षेत्र होता है वह विभिन्न भागों में बटे रहेंगे। और औरंगजेब की मंशा थी कि वे पहले से चाहते थे कि एक विस्तृत क्षेत्र का सम्राट बनने के लिए उन्होंने अपने इस सम्राट का हुनर का परिचय उन्होंने जब दक्कन क्षेत्र का जब उन्हें सूबेदार दूसरी बार नियुक्त किया जाता है, पहली बार नियुक्त किया गया था तब उन्होंने अपने शक्ति का परिचय दिया था। इसी वजह से औरंगजेब चाहते थे कि अपना क्षेत्र पे शक्ति का परिचय देके उस क्षेत्र को कब्जे में कर लिया जाए। जब भी उनकी ये लालसा था कि पूरे साम्राज्य को एक साथ लेके संचालन किया जाए, तो जाहिर सी बात है जब कोई भी क्षेत्र अगर भिन्न भिन्न होगा, उसके भिन्न भिन्न सरदार होंगे या सूबेदार होंगे, तो जाहिर सी बात सीधा सीधा उनसे आप टक्कर लेना चाहते हैं। यही कार्य करते हैं औरंगजेब ने। जब अपने शासन को या कह सकते हैं गद्दी को प्राप्त करने के लिए जो औरंगजेब होते हैं अपने क्षेत्र को या शाहजहां के शासनकाल के जो पूरा विस्तृत क्षेत्र था उसका शासक बनने के लिए उन्होंने अपने भाइयों से बगावत कर दिए। आज के जब अपने भाइयों से जो 3 भाई होते हैं उनसे बगावत करते हैं तो वह कौन कौन सा युद्ध होता है, उस युद्ध में क्या परिणाम होते हैं, इन सब के बारे में आज की कक्षा में हम जानेंगे। देखिए, जो औरंगजेब होते हैं औरंगजेब अपने भाइयों से युद्ध करते हैं। कौन कौन से युद्ध होते हैं, उन सभी भाइयों में कौन कौन से युद्ध होते हैं एक बार उनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले बहादुरगढ़ का युद्ध की बात करते हैं। कौन होता है? बहादुरगढ़ का युद्ध। यहाँ देखिएगा, पहला जो युद्ध होता है बहादुरगढ़ का, कौन सा होता है? बहादुरगढ़ का युद्ध।
कौन सा युद्ध होता है? बहादुरगढ़ का युद्ध। देखिए, जो बहादुरगढ़ का युद्ध होता है, किन किन के बीच युद्ध होता है, उसका सेना का संचालन कौन करता है, आखिर ये बहादुरगढ़ जो क्षेत्र होता है कहाँ पे अवस्थित है, इसके बारे में भी बात करेंगे। देखिए, अगर बहादुरगढ़ की बात की जाए, ये बहादुरगढ़ का जो क्षेत्र होता है, वो होता है जो वर्तमान समय बनारस है या वाराणसी है, उसी के पास या उसी के समीप अवस्थित है। क्या होता है यहाँ पे लिखिए, ये वाराणसी के समीप, वाराणसी के समीप ये क्षेत्र कहाँ पे है? वाराणसी के समीप है। ये क्षेत्र पे युद्ध होता है। आखिर अब तो जान गए हैं कि ये बहादुरगढ़ का जो क्षेत्र होता है वह वाराणसी के पास होता था। अब ये युद्ध का संचालन कब होता है, किस वर्ष इस युद्ध का प्रारंभ होता है? अगर युद्ध की बात की जाए तो ये युद्ध होता है 24 फरवरी। कब होता है? 24 फरवरी 1658 ईस्वी को। कब होता है यह युद्ध? होता है 24 फरवरी, 24 फरवरी 1658 ईस्वी को। कब होता है? 24 फरवरी 1658 ईस्वी को। जब कोई युद्ध होता है, आपको पहले से पता है, जब युद्ध होता है, युद्ध में दो सेनाएं सामने होते हैं या दो पक्ष सामने होता है। एक तो जो पक्ष होता है जो चाहता है कि उस साम्राज्य, दोनों पक्ष चाहते हैं हम उस साम्राज्य पे, दूसरे वाले साम्राज्य पे अपना आधिपत्य स्थापित कर लें। लेकिन आधिपत्य वही व्यक्ति स्थापित कर लेता है जिसके पास बाहुबल हो और कूटनीतिज्ञ हो, ऐसे तमाम चीजें उनके अंदर कह सकते हैं, बहादुर सैनिक हो, साहसी सैनिक हो, और वे काफी लंबे समय तक कह सकते हैं युद्ध का संचालन कर सके, वही व्यक्ति विजयी होगा। अब इन देखा जाए, जब ये बहादुरगढ़ का युद्ध प्रारंभ होता है तो इस दो सेनाएं कौन कौन सी होती हैं, उन सेनाओं का संचालन कौन कौन करता है और अंत में परिणाम क्या होता है, इसके बारे में देखें। अगर इसकी बात की जाए, जो बहादुरगढ़ का क्षेत्र होता है ये संचालन होता है, इसमें दो सेनाएं कौन कौन सी आमने सामने होती हैं उनके बारे में बात करेंगे। देखिए, एक तो बंगाल का क्षेत्र के, या कह सकते हैं बंगाल के जो सेनापति होते हैं या बंगाल के जो सूबेदार होते हैं, उसमें बंगाल के सूबेदार किसको नियुक्त किया गया है? बंगाल का जो सूबेदार होता है उसको जहाँ शाह सुजा को नियुक्त किया गया था। एक तरफ क्या होते हैं? बंगाल का सूबेदार, बंगाल का सूबेदार, बंगाल के सूबेदार उस समय कौन थे? बात की जाए तो ये बंगाल के सूबेदार होते हैं उस समय शाह सुजा, शाह सुजा, शाह सुजा सेनापति होते हैं बंगाल के क्षेत्र पे, सेनापति। अब दूसरी तरफ हम जानेंगे कि दूसरे तरफ जो दूसरा कह सकते हैं पक्ष होता है, या दूसरे कौन से ऐसे शासक होते हैं जिन्होंने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए, कौन से दूसरे पक्ष के लोग होते हैं कि अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए बंगाल क्षेत्र पे कह सकते हैं या आक्रमण करते हैं, या बंगाल क्षेत्र के जो सूबेदार होते हैं वह अन्य क्षेत्र पे आक्रमण करते हैं। अगर दूसरा क्षेत्र की बात की जाए तो वो केंद्रीय सेना होती है। कौन सी? केंद्रीय सेना। केंद्रीय सेना का मतलब आपको बताया गया था, केंद्रीय सेना का मतलब होता है जो पंजाब का क्षेत्र होता है, केंद्रीय सेना पंजाब का क्षेत्र होता है, वही होता है उस समय केंद्रीय सेना। आपको बताया गया जो दारा सिको होते हैं, दारा सिको ही उस समय पंजाब का जो क्षेत्र होता था। बताया गया था 1638 ईस्वी में शाहजहां ने अपनी राजधानी जब परिवर्तन करते हैं, आगरा से दिल्ली स्थानित कर देते हैं। अब पंजाब और दिल्ली के क्षेत्र की दूरी, बीच की दूरी बात करेंगे तो बहुत ही कम है। इसी वजह से जो पंजाब क्षेत्र का सूबेदार होता है वही वही जो होता है दिल्ली क्षेत्र का भी सूबेदार होता है। अब यहाँ पे जानेंगे जो केंद्रीय सेना होती है, इनका इस सेना का संचालन कौन कर रहा है। यह कह सकते हैं जैसे जो बंगाल का सेनापति होते हैं या जो स्वयं बंगाल के सूबेदार होते हैं वे अपने सेना का स्वयं संचालन कर रहे थे। क्या वही कार्य जो केंद्रीय सेना होती है उसका वही कार्य संचालन सीधा सेनापति या सूबेदार कर रहे थे कि कोई अन्य था? अगर बात की जाए जो केंद्रीय सेना होती है, केंद्रीय सेना ये कह सकते हैं पंजाब के जो सूबा होता है उसका, उस क्षेत्र का संचालन कर सकते हैं, उसके दो सेनापति होते हैं। क्या होता है? दो सेनापति होते हैं, वो उनका संचालन कर रहे थे। कौन दो? आखिर वे दो सेनापति कौन होते हैं? एक तो होते हैं सुलेमान सिको। कौन होते हैं? सुलेमान सिको, सुलेमान सिको, सुलेमान सिको होते हैं। और दूसरे अगर सेनापति की बात की जाए, इसे कह सकते हैं इस युद्ध का संचालन करने के केंद्रीय सेना की तरफ से दो सेनापति होते हैं, जबकि जो बंगाल का क्षेत्र होता है उसका सेनापति है कह सकते उस युद्ध का संचालन करने के लिए केवल एक ही सूबेदार होते हैं, वे होते हैं शाह सुजा ही होते हैं। आखिर इसमें जो केंद्रीय सेना के दूसरे सूबेदार कौन होते हैं? राजा जयसिंह। कौन होते हैं? राजा जयसिंह, राजा जयसिंह, राजा जयसिंह होते हैं। ये जो आपका कह सकते हैं बहादुरगढ़ का क्षेत्र होता है, बहादुरगढ़ क्षेत्र पे इन दोनों के सामने, इन दोनों योद्धाओं कह सकते हैं, दोनों सेनापतियों के बीच आमने सामने युद्ध होता है। दोनों जो राजा होते हैं चाहते थे कि अपना साम्राज्य विस्तार करने के लिए, जब साम्राज्य विस्तार करने की रणनीति अपनाते हैं तो जाहिर सी बात है उस युद्ध में किसी न किसी की पराजय होगी। पराजय होने के पश्चात या तो दोनों में संधि होगी, अगर दोनों में संधि नहीं हुई तो एक व्यक्ति कह सकते हैं या एक जो सेनापति होते हैं या एक जो सूबेदार होते हैं या एक जो राजा होता है उस क्षेत्र में कह सकते हैं मारा जाता है, तभी आप उस क्षेत्र पे कह सकते हैं अपना अधिकार कर लेते हैं। वही कार्य होता है इसमें। देखिए, इस क्षेत्र में जो केंद्रीय सेना होती है वह विजयी होती है। क्या होती है? केंद्रीय सेनापति विजयी होते हैं, जबकि जो बंगाल के सूबेदार होते हैं वे पराजित होते हैं। क्या होता है?
इसमें देखिएगा ये क्षेत्र, ये कह सकते हैं ये सेना विजयी होती है, विजयी होती है। क्या होता है इस युद्ध में बहादुरगढ़ के क्षेत्र, जो बहादुरगढ़ का क्षेत्र होता है या बहादुरगढ़ का युद्ध होता है, उस युद्ध में केंद्रीय जो सेना होती है वह विजयी होती है। क्या होती है? केंद्रीय सेना विजयी होती है। ये होता है पहला युद्ध। जो अभी जैसे चार आपको बताया गया, जो शाहजहां के चारों पुत्र होते थे, उन्होंने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए आपसी युद्ध प्रारंभ हो गए। जैसे कहा गया ना, जब अंग्रेज भारत में आते हैं तो जो भी यहाँ के शासक होते हैं या जो राजा होते हैं, वे आपसी युद्ध में ही व्यस्त थे। इसी वजह से जो अंग्रेज आए यहाँ पे शासन करना प्रारंभ कर लिए। यही कार्य होता है मुगल काल के समय भी। आपसी ही मतभेद या कह सकते हैं आपसी द्वंद्व की वजह से ही जो बाहरी शक्तियां हैं वे भारत पे आक्रमण करती थी और विजयी होती थी और कह सकते हैं शासन करने प्रारंभ कर देती थी। वही कार्य होता है जो शाहजहां की मृत्यु के पश्चात जो उनके पुत्र होते हैं आपस में ही संघर्ष करना प्रारंभ कर देते हैं। और इस प्रकार जो मुगल काल का पतन यहीं से प्रारंभ होता है। क्या होता है? मुगल काल का पतन का प्रारंभ यहीं से होता है। अब जो दूसरे युद्ध की बात की जाए, जो दूसरा युद्ध होता है वह युद्ध होता है धर्मत का युद्ध। कौन सा? हम दूसरे युद्ध की बात कर रहे थे। जो दूसरा युद्ध होता है औरंगजेब द्वारा लड़त, औरंगजेब जो होते हैं उन्होंने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए अपने भाइयों के साथ कूटनीति का प्रयोग करते हुए जो दूसरा युद्ध होता है धर्मत का युद्ध होता है। कौन सा? धर्मत का युद्ध होता है। और ये युद्ध बात की जाए, यह युद्ध स्थल जो होता है उज्जैन के पास अवस्थित है। कहाँ पे? उज्जैन जो देखा जाए एमपी में अवस्थित है, वहां पे अवस्थित है। उसके बाद यह युद्ध होता है 25 अप्रैल को। कब होता है? 25 अप्रैल 1658 ईस्वी को यह युद्ध होता है। इस युद्ध में केंद्रीय जो सेना होती है, केंद्रीय सेना जो होती है, आप कह सकते हैं पंजाब का जो क्षेत्र होता है वो सम्मिलित होता है। और इसी के साथ साथ दक्कन एवं गुजरात का क्या होता है, जो दक्कन का क्षेत्र था और गुजरात के जो क्षेत्र था, वे दोनों सेनापति एक साथ इस युद्ध का संचालन कर रहे थे। जब दो सेनापति कह सके, जो दो सेनापति एक ही युद्ध का संचालन करेंगे, जाहिर सी बात है उनके पास शक्तियां अधिक होगी। जब शक्तियां अधिक होती वही विजयी होंगे, बाकी अन्य कोई विजयी नहीं होगा। वही कार्य होता है, जिसके पास जितनी बड़ी शक्ति होगी, जिसके पास जितनी बड़ी सेना होगी, जिसके पास जितना कूटनीतिक ज्ञान होगा और जिसके सैनिक जितना ही बहादुर रहेंगे, वही व्यक्ति कह सकते हैं रणभूमि में विजयी होगा। वही कार्य होता है दक्कन का जो उस समय सूबेदार होते हैं औरंगजेब आलमगीर होते हैं। औरंगजेब अपने बहादुरी का परिचय बहुत पहले ही दिया था, इसी वजह से। और गुजरात के क्षेत्र में बात की जाए तो उसमें जो मुराद बख्श थे, उन्होंने भी अपने बहादुरी का परिचय देते हैं। इन दोनों की जब सेनाएं सम्मिलित रूप से संयुक्त रूप से संचालन करते हैं युद्ध का, धर्मत का जो युद्ध होता है, उस युद्ध में भी विजयी होते हैं। अगली हेडिंग हम बात करेंगे कि धर्मत का युद्ध। देखिए, दूसरे युद्ध की बात की जाए तो होता है धर्मत का युद्ध। आपको बताया गया धर्मत का युद्ध कहाँ पे है, या धर्मत स्थल जो होता है ये उज्जैन क्षेत्र में अवस्थित है। उज्जैन वर्तमान समय में एमपी में है, या कह सकते मध्य प्रदेश क्षेत्र में अवस्थित है। आखिर जब धर्मत का युद्ध होता है, आखिर ये युद्ध किसी न किसी वर्ष तो प्रारंभ होता है। आखिर वह वर्ष कौन सा होता है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। देखिए, 25 अप्रैल 1658 ईस्वी को ये भी युद्ध प्रारंभ होता है। और इस युद्ध में आपको बताया गया केंद्रीय सेना होती है। कौन होती है? केंद्रीय सेना होती है। उसका युद्ध का जो केंद्रीय सेना होती है, इस युद्ध का सेना का संचालन कर रहे थे वहाँ के जो सेनापति होते हैं, वहाँ के सेनापति होते हैं राजा जसवंत सिंह। कौन होते हैं? राजा जसवंत सिंह होते हैं। और उसके बाद कासिम खां होते हैं। कौन होते हैं? राजा जसवंत सिंह और कासिम खां इस युद्ध का संचालन करते हैं केंद्रीय सेना की तरफ से। आप कह सकते हैं जो पंजाब का क्षेत्र होता है उसकी तरफ से इन्होंने संचालन करते हैं। जबकि जो दूसरे क्षेत्र के दूसरे तरफ से जो युद्ध होता है, दक्कन का क्षेत्र एवं गुजरात की जो सेनाएं होती हैं सम्मिलित रूप से, संयुक्त रूप से इस युद्ध का संचालन करते हैं। और जाहिर सी बात है, जब दोनों क्षेत्र के संयुक्त रूप से संचालित हो रहे थे तो दोनों जो वहाँ के सूबेदार होते हैं, औरंगजेब होते हैं और मुराद बख्श होते हैं, ये दोनों की सेनाएं कैसे दोनों लोग आपस में दोनों लोग इस युद्ध का संचालन कर रहे थे। और जब दो सेनाएं आमने सामने होंगी, ये कह सकते हैं जैसे मान लीजिए सेनाएं तीन तरफ की हैं और जो उस युद्ध में दो ही तरफ की सेनाएं लड़ रही हैं। एक तरफ की जो सेनाएं होती हैं दूसरी तरफ की सेनाओं का सहयोग करते हैं। जैसे दक्कन के क्षेत्र का जो क्षेत्र के सेनाओं का सहयोग गुजरात के क्षेत्र के गुजरात के जो सैनिक थे उनका सहयोग कर रहे थे। यही कार्य होता है। जब दो तरफ की सेनाएं अगर रहेंगी तो उसमें से जिसकी सेना अधिक रहेगी वही क्षेत्र विजयी होगा। इसमें जो दक्कन और गुजरात का क्षेत्र होता है वही विजयी होते हैं। अगला युद्ध लिखते हैं धर्मत का युद्ध। कौन सा? धर्मत का युद्ध। अगला हेडिंग है धर्मत का युद्ध। धर्मत का युद्ध, ये युद्ध स्थल कहाँ पे है? उज्जैन में। कहाँ पे? उज्जैन में। ये उज्जैन के समीप कहाँ पे है ये स्थल? उज्जैन के समीप होता है। आखिर ये युद्ध आपको कब बताया गया था? 25 अप्रैल 1658 ईस्वी को। कब? यहाँ पे लिखेगा 25 अप्रैल 1658 ईस्वी को। ये होता है 25 अप्रैल 1658 ईस्वी को। एक तरफ लिखिए केंद्रीय सेनापति, केंद्रीय सेना, केंद्रीय सेना, और दूसरी तरफ लिखिएगा दक्कन, दक्कन एवं गुजरात की
गुजरात की संयुक्त सेना। संयुक्त सेना। देखिए इन दोनों सेनाओं में कह सकते हैं जो केंद्रीय सेना होती है और जो जो दक्कन और गुजरात के क्षेत्र का सेना, जो गुजरात और दक्कन का क्षेत्र के होते हैं सैनिक, इन दोनों के बीच आपसी युद्ध होता है। इन युद्धों में आपको बताया गया युद्ध में वही विजयी होगा जो बाहुबल होगा। अब ये इसमें देखिए दो सेनाएं हैं, कह सकते हैं दो जगह के सूबेदार हैं। जब दो जगह के सूबेदार होंगे तो उनके पास सैनिकों की भी संख्या अधिक होगी। और इसी के साथ जो इसमें जो सेनापति होते हैं या सूबेदार होते हैं, औरंगजेब होते हैं, इन्होंने अपने सैनिपत कह सकते अपने सेनापति का या कह सकते अपने बहादुरी का परिचय बहुत पहले दे दिया था। और उसी के बाद अब इनमें बात करते हैं इस जो केंद्रीय सेना होती है इसके इस तरफ से युद्ध का सेना का संचालन कौन कर रहा था, इनके बारे में बात करते हैं। देखिए यहाँ के जो सेनापति होते हैं, यहाँ के जो इस तरफ के जो सेनापति होते हैं वो होते हैं, देखिए इस तरफ होते हैं राजा जसवंत सिंह। कौन होते हैं? राजा जसवंत सिंह। राजा जसवंत सिंह क्या होता है? राजा जसवंत सिंह। और दूसरे जो होते हैं कासिम खां। कौन होते हैं? कासिम खां। कासिम खान। केंद्रीय सेना का संचालन कौन कर रहे थे? उधर के कह सकते हैं जो केंद्रीय सेना होती है उसका संचालन कर रहे थे राजा जसवंत सिंह, और दूसरे तो जो सैनिक होते हैं कासिम खान। ये दोनों लोग के सहयोग से केंद्रीय सेना का संचालन किया जा रहा था। जबकि जो संयुक्त वहाँ के जैसे दक्कन और गुजरात के सेनापति कौन होते हैं इनके बारे में जानते हैं। देखिए दक्कन का क्षेत्र और गुजरात के जो क्षेत्र होता है उसका सेनापति का संचालन कर रहे थे, यहाँ का सेना का संचालन कर रहे थे एक तरफ तो जो औरंगजेब होते हैं दक्कन के क्षेत्र के सूबेदार औरंगजेब, औरंगजेब। और जो दूसरे गुजरात के क्षेत्र के होते हैं उसके हैं मुराद बख्श। कौन होते हैं? मुराद बख्श। ये दो कह सकते हैं ये जो दो सूबेदार होते हैं इस तरफ के सेना का संचालन कर रहे थे, और जबकि केंद्रीय जो सेना होती है उसका सेना का संचालन कर रहे थे वहाँ के सेनापति होते हैं राजा जसवंत सिंह होते हैं और कासिम खां होते हैं। ये दोनों लोग कह सकते हैं दोनों के सहयोग से केंद्रीय सेना का संचालन किया जा रहा था। जब इन दोनों के सहयोग से संचालन किया जा रहा था इस युद्ध का जो परिणाम आता है, ये कह सकते हैं ये इस युद्ध का जो निर्णायक आता है वो होता है जो दक्कन का क्षेत्र होता है। दक्कन का क्षेत्र जो होता है, दक्कन और गुजरात के सहयोग से जो सेनाएं युद्ध का संचालन युद्ध लड़ रही थी वे सेना कह सकते हैं विजयी होती है। क्या होती है? वे सेना विजयी होते हैं, अपने लक्ष्य कह सकते हैं इस क्षेत्र पे कब्जा कर लेते हैं। जो केंद्रीय सेना होती है उस पर अपना अधिकार कर लेते हैं। इन दोनों सेनाओं के बीच कह सकते हैं इन दोनों क्षेत्रों के बीच आपसी संधियां हो जाती हैं। अब आपसी संधियां होती है, कौन सी संधि होती है इसके बारे में आपसे आपके लिए ज़्यादा जरूरी नहीं है। इसी वजह से आप ये जानते रहिए कि औरंगजेब होते हैं उन्होंने एक विस्तृत क्षेत्र को प्राप्त करने के लिए कई मुश्किलों का सामना करते हैं। उन मुश्किलों में एक ये युद्ध जो धर्मत का युद्ध होता है वह भी इसमें सम्मिलित है। अगला युद्ध बात करेंगे। अगला युद्ध काफ़ी महत्वपूर्ण युद्ध होता है। इसमें देखा जाए तो जो एक जगह के ये कह सकते हैं एक क्षेत्र का जो सूबेदार होते हैं उनकी बुरी तरह पराजय होती है या कह सकते हैं इस युद्ध में उनका अंत हो जाता है। तो वह क्षेत्र सम्मिलित हो जाता है गुजरात और जो संयुक्त गुजरात और दक्कन का जो क्षेत्र होता है उसमें संयुक्त हो जाता है या सम्मिलित हो जाता है। इसी क्षेत्र को जो सम्मिलित कर लेते हैं जो आगरा का क्षेत्र होता है। क्या होता है? औरंगजेब आलमगीर ने आगरा हो गया, उसके बाद जो दिल्ली हो गया, इन पर अपना अधिकार कर लेते हैं। क्या होता है? औरंगजेब ने दिल्ली और आगरा पे अधिकार कर लेते हैं। जो सामूगढ़ का युद्ध होता है उसके बारे में देखेंगे। देखिए सामूगढ़ का युद्ध के बारे में हम लोग कल की कक्षा में अध्ययन करेंगे, या कह सकते हैं इसका जो दूसरा भाग है उसमें अध्ययन करेंगे कि सामूगढ़ का युद्ध जो होता है कब होता है, वह सामूगढ़ का क्षेत्र जो होता है कहाँ पे अवस्थित है, और इस युद्ध का संचालन करने के लिए कह सकते हैं कौन सी दो बड़ी सेनाएं आपस में सामना कर रही थी, और इन दोनों सेनाओं में से कौन सेना विजयी होती है या कह सकते हैं उनको जीत मिलती है, और उसके बाद उस क्षेत्र पे किसका आधिपत्य होता है और इसका आगे चल के क्या निर्णायक होता है, इन सब के बारे में हम लोग अगले भाग में देखते हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।